तो जब ये रोड रोटेट करेगी, क्या इसके इस रोटेशनल मोशन से इस रोड के एंड्स के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ आएगा? जैसे जब ये रोड ट्रांसलेटरी मोशन करती थी तो इस रोड के एंड्स के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ आता था। वेलकम बैक बच्चों, और आ गए हैं फिर से आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 8 फ्रॉम द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ। और इस यूनिट में हम जो पार्ट कर रहे हैं दैट इज EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड द टॉपिक that we are going to cover up today is rotation of a conducting rod in a region of uniform magnetic field. हेडिंग आप लिख लीजिए अपने रजिस्टर्स में, रोटेशन ऑफ अ कंडक्टिंग रोड इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड हम लेंगे दैट विल बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, एंड द रोड इज अ कंडक्टिंग रॉड इज रोटेटिंग इन इट, वो रोटेट करेगी। तो लास्ट लेक्चर से थोड़ा सा लिंक बनाकर चलेंगे और देखेंगे कि लास्ट लेक्चर में क्या था और आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में क्या होने वाला है, क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में। लास्ट लेक्चर वाज मोशन ऑफ अ कंडक्टिंग रॉड इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और वो मोशन था ट्रांसलेटरी मोशन। द रॉड वाज मूविंग लाइक दिस। रोड का हर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव करता था। आज के टॉपिक में हम इस रॉड को उसके एक एंड पर पाइवट कर देंगे। पाइवट मतलब इस तरह से फिक्स कर देना कि वो उस एंड पर, उस पॉइंट पर रोटेट कर सके। एक एंड पर फिक्स कर देंगे और फिर इस रॉड को एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट किया जाएगा। तो जब ये रॉड रोटेट करेगी, क्या इसके इस रोटेशनल मोशन से इस रॉड के एंड्स के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ आएगा? जैसे जब ये रोड ट्रांसलेटरी मोशन करती थी तो इस रोड के एंड्स के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ आता था। V इंटू L, L इज द लेंथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इंटू V। चीजों को हम मैच करेंगे लास्ट टॉपिक के साथ और देखेंगे किस तरीके से आज का टॉपिक हम अपना समझते हैं और क्या कॉन्सेप्ट्स में डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं। लास्ट टॉपिक को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना होगा, और अगर आप उस पर्सपेक्टिव को समझ पाए तो फिर आज का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। इसलिए अगले 5 मिनट बहुत कंसंट्रेशन के साथ, 100% फोकस के साथ ध्यान दीजिएगा। लास्ट लेक्चर को हम किस तरीके से एक अलग पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। इन द लास्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 7, हमारे पास एक सिचुएशन थी जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलरली इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एक्ट कर रहा था। वहां पर एक रॉड हुआ करती थी और कंडक्टिंग रॉड ट्रांसलेटरी मोशन में थी। सपोज दिस इज अ रॉड ऑफ लेंथ L, और इस रॉड का था ट्रांसलेटरी मोशन लाइक दिस विद अ स्पीड V, जो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी थी, और लेंथ भी इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हुआ करती थी। ठीक है, अगर ये रोड कुछ टाइम में मूव करके, ट्रांसलेटरी मोशन है ना, ये रोड कुछ टाइम में मूव करके यहां आ गई। सपोज दिस इज गोइंग टू बी इट्स फाइनल पोजीशन आफ्टर सम टाइम, ये इसकी फाइनल पोजीशन होने वाली है, फाइनल पोजीशन। तो अब आप ध्यान से अगर देखोगे, वहां से यहां तक आने में इसने इतना एरिया ट्रैवर्स किया है, इतना एरिया इसने मैग्नेटिक फील्ड का ट्रैवर्स कर लिया। ठीक है, आप कह सकते हो कि इतना एरिया मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ लिंक हो गया है। अगर इस एरिया को आप कैलकुलेट कर लो, इस एरिया को, तो सिंपल है बहुत ज्यादा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज d by dt of magnetic flux with a negative sign. Negative sign only indicates that it has got opposing nature. Induced EMF का opposing nature होता है। B into A cos theta, theta is 0 over here, तो cos 0 is 1.
बी ए कॉस 0 दैट इज 1। बी तो यूनिफॉर्म में बाहर आएगा। नाउ व्हाट इज ए? ए इज दिस लेंथ इनटू दिस ब्रेड्थ एल एक्स। एल कांस्टेंट है, बाहर जाएगा। डी एक्स बाय डी टी, इस x के चेंज होने से ही ये वाली स्पीड आती है v। तो dx बाई डी टी इज v, तो ये बन जाता है BLV। सो द डिफरेंट पर्सपेक्टिव इज दैट ऑफ थिंकिंग इट इन टर्म्स ऑफ एंगल ट्रेवर्स्ड, एरिया ट्रेवर्स्ड, सॉरी एरिया ट्रेवर्स्ड, है ना। एरिया कितना इसने काटा, आप कह सकते हो कि इस रोड ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटकर कितना एरिया ट्रेवल कर लिया है। वो एरिया आपको यहां अगर आप लिख रहे हो तो चीजें बहुत सिंपल हो जा रही हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हेल्प से। ये फैराडेज लॉ ही तो है। कुछ ऐसा ही आज हम अपने टॉपिक में करने वाले हैं। आज क्या होने वाला है? आज ये रॉड ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगी, बट इस रॉड को आप एक पॉइंट पर पाइवेट कर देंगे, यहां पर पाइवेट करेंगे और ऐसे एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से इसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जैसा आपका मन करे घुमाइए। इट शुड गो, इट शुड रोटेट, या द प्लेन ऑफ रोटेशन शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो ध्यान से, आज भी द प्लेन ऑफ दिस एरिया, द प्लेन ऑफ दिस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। एरिया का जो सरफेस है, एरिया का जो प्लेन है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो जब ये रोटेट करेगा तब भी कुछ एरिया तो ट्रैवर्स होगा, तो उस टाइम भी आपके एरिया का जो सरफेस होगा, एरिया का जो प्लेन होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस बात पे हमें ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के टॉपिक को रिलेट करते हैं इससे और देखते हैं आगे क्या होगा विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। Suppose we are having a conducting rod of length L, इसकी लेंथ P से Q तक L है, of length L, pivoted at a point P, P पॉइंट पर उसको हमने पाइवेट कर दिया such that the axis of rotation is along magnetic field lines, axis of rotation is along magnetic field lines। this is the theory जो आपको लिखनी चाहिए, आप लिख लेना वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है। We have a conducting rod of length L pivoted at a point P such that the axis of rotation will be perpendicular to magnetic field lines and it is pivoted in a region of magnetic field B. This magnetic field is uniform magnetic field. It is pivoted in a region of uniform magnetic field B. Now it is rotated anti-clockwise with angular speed, constant angular speed omega. It is rotated anti-clockwise with constant angular speed omega. अभी इसकी स्पीड ओमेगा है, ओके। तो अगर हम इसको रोटेट करेंगे इट विल गो लाइक दिस। सपोज इन स्मॉल टाइम इस रॉड का ये वाला एंड रोटेट करके यहां आ गया और मान लो इसने एक एंगल रोटेट कर लिया है थीटा, थीटा एंगल इसने रोटेट कर लिया है। तो अभी जब इसने थीटा एंगल रोटेट किया है तो एरिया ट्रेवर्स्ड बाय इट इज दिस मच, ये वाला एरिया है ना। इस एरिया को चेक करना है हमें कि ये एरिया इसने कितना ट्रेवर्स किया है, क्योंकि एरिया इसने ट्रेवर्स किया है, एरिया इसने काटा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करते हुए इसने एरिया काटा है, एरिया ट्रेवर्स किया है, तो इंड्यूस ईएमएफ तो आएगा। तो यूजिंग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब देखेंगे ध्यान से बहुत ज्यादा, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी, माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी, ठीक है। E इज इक्वल्स टू माइनस डी बाय डी टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, एरिया लिंक्ड वही तो कैलकुलेट करना है,
एंड एरिया का नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन सेम है, तो cos 0 1, ओके, cos 0 1 हो गया। E इज इक्वल्स टू माइनस डी बाय डी टी ऑफ, बी कॉन्स्टेंट है, बाहर ले आए, ए, अब ए चेक करना है, ए कितना है, ए इज दिस मच ऑफ द एरिया। आप सोचो ये एरिया क्या है, ये एरिया है, एरिया सर्कल का एक सेक्टर है, और सर्कल के सेक्टर का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ये आपने 9th-10th की मैथमेटिक्स में सीखा हुआ है। देखो इसलिए बोलते हैं 9th-10th की मैथमेटिक्स, स्पेशली मेंसुरेशन, ज्योमेट्री मत भूल जाना, बहुत लगती है फिजिक्स में। डी बाय डी टी ऑफ एरिया, सर्कल अगर कंप्लीट हो जाए तो एरिया होगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस यहां पर है एल, तो पाई एल स्क्वायर। लेकिन ये सर्कल का सेक्टर है, सेक्टर का एंगल है थीटा, और टोटल एंगल होता है 2 पाई, एरिया अराउंड अ पॉइंट क्या होता है 2 पाई, मतलब 360 डिग्री, तो थीटा अपॉन 2 पाई, ये हो गया आपका ए, एरिया। याद नहीं आ रहा क्या, तो आपको बता दूं कि ध्यान से देखो इधर, अगर आपको इस सर्कल का एरिया लिखना है, सर्कल का एरिया, इसकी रेडियस आर है, तो आप लिखते हो ना पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ ले भाई पूरे सर्कल का मत बताओ, यहाँ से यहाँ तक का इतना एरिया बताओ, हम आपसे बता रहे हैं कि ये एंगल थीटा है, तो इसको बोलते हैं एक सेक्टर, ये सेक्टर है, एरिया ऑफ अ सेक्टर होता है सर्कल का एरिया इनटू उस सेक्टर का एंगल क्या है थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। अगर एंगल डिग्रीज में है तो डिवाइड बाय 360 डिग्री कर देना, और अगर एंगल रेडियन में है तो डिवाइडेड बाय 2 पाई कर देना। ये ही तो मैंने यूज़ किया है। मेरी रेडियस आर नहीं है, मेरी रेडियस एल है, ठीक है। पाई कैंसिल्स पाई, एल स्क्वायर कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, बाहर जाएंगे, डी थीटा बाय डी टी। ध्यान से अगर आप देखोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी, तो डी थीटा बाय डी टी ही तो ओमेगा है। E इज इक्वल्स टू माइनस बी एल स्क्वायर ओमेगा, माइनस ओनली इंडिकेट्स द अपोजिंग नेचर ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है अगर, तो मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हो बी एल स्क्वायर ओमेगा, राइटिंग मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने। इसको याद करेंगे और इसको अभी 2-3 तरीके से याद करेंगे। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर वीडियो को पॉज करेंगे, इस डेरिवेशन को, छोटे से डेरिवेशन को कंप्लीट करना है। इस फॉर्मूले तक पहुँचिए, फॉर्मूले को याद कीजिए, और डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए आपके पास डायग्राम के साथ एक थ्योरी होनी चाहिए। मैंने बोली थी आपको, नहीं लिख पाए हो दोबारा डिक्टेट कर देता हूँ, इस बार लिख लीजिए। कंसिडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी acting perpendicularly inward into the plane of the paper. Let there be a conducting rod of length L, conducting rod PQ of length L, which is pivoted in this magnetic field region at point P, such that the axis of rotation is along the magnetic field lines. If it is rotated with an angular speed omega, जो आप यहां पर कांस्टेंट ले सकते हैं, इफ इट इज रोटेटेड एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड इन अ स्मॉल टाइम द एंड Q reaches a point Q dash, then using Faraday's law of electromagnetic induction, कंटिन्यू करो, वीडियो को पॉज करो, कंप्लीट करो, मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट लेता हूं। आई होप इतना कर चुके हो। अब थोड़ा सा इस फॉर्मूले को, वैसे तो ये फाइनल फॉर्मूला है आज के लेक्चर के लिए, बट कैसे एक फॉर्मूले को याद करना चाहिए, कैसे इस फॉर्मूले के ऊपर कुछ नए नए क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपके दिमाग को हिला सकते हैं। अगर आप अगले 5 to 10 मिनट्स पे ध्यान दोगे तो उन सब चीज़ों से, उन दिक्कतों से बच जाओगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बेटा उन्हीं को बोलते हैं जो यहाँ तक करने के बाद उसमें माइनर चेंजेस करके कुछ नई सिचुएशन क्रिएट करके आपसे पूछ लिया जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस कंडीशन में मैं आपको एंगुलर स्पीड ओमेगा नहीं देता,
मैं आपको बताऊंगा कि इसके सेंटर ऑफ मास, रोड का सेंटर ऑफ मास, मान लो रोड का सेंटर ऑफ मास है पॉइंट सी, रोड के सेंटर ऑफ मास की स्पीड बताएंगे हम तो आपको कि इसका सेंटर ऑफ मास v स्पीड से जा रहा है, vc। अब बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। तो इसको करने के लिए 11th क्लास का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू रेडियस, लीनियर स्पीड एंगुलर स्पीड इंटू रेडियस कर दोगे तो आ जाएगी। लीनियर स्पीड ही तो दी है सी पॉइंट की, तो सी पॉइंट तक का रेडियस देखो बच्चों, रेडियस टोटल मत देख लेना एल ना, सी पॉइंट तक का, पी से सी पॉइंट तक का डिस्टेंस बताओ कितना है। अगर ये टोटल एल है तो पी से सी तक तो एल बाय 2 होगा ना, एल बाय 2। तो वी सी इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एल बाय 2। यहां से मुझे ओमेगा की वैल्यू मिल गई, 2vc अपॉन एल इज ओमेगा। सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1, ये मेरी आज की इक्वेशन 1 है। तो मुझे मिला E इज इक्वल्स टू बी एल स्क्वायर, ओमेगा की जगह 2vc बाय एल। अच्छा, यहां पर एक चीज हमने भूल गए हैं, ये वाला 2, इस 2 को बाहर लाओ, इस 2 को बाहर लाओ और फाइनली ये फॉर्मूला हो जाएगा। पे अटेंशन स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर इस वाले 2 को भूल चुके थे, ये 2 यहाँ आएगा और उसके बाद आगे वाले स्टेप्स में भी ये 2 मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है रेड से। प्लीज मेक करेक्शंस ओवर हेयर। एंड फाइनली मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर टुडे। और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है हमने, नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो करता है कि इट हैज गॉट अपोजिंग नेचर। ओके, तो प्लीज डू दिस करेक्शन, इस करेक्शन को नोट कर लो, नीचे 2 जरूर आएगा, ये याद भी कर लो। तो कंटिन्यू करते हैं यहां पर, बी एल स्क्वायर बाय 2 और ओमेगा की जगह पर ओमेगा की वैल्यू लिख दी है 2vc बाय एल। 2 कैंसिल्स 2, एक एल से एक एल कैंसिल होगा, E इज इक्वल्स टू बी एल वी सी। कुछ वैसा ही फॉर्मूला आ चुका है जैसा लास्ट लेक्चर में था, बी एल वी, लेकिन याद रखें v इज ओवर हेयर द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है अगर वो कहे हमें तो आप अपना आंसर इन टर्म्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q बताओ। मान लो Q पॉइंट की वेलोसिटी या स्पीड VQ है, तो अब आप VQ कैसे निकालेंगे? इसी फॉर्मूले से ओमेगा इंटू रेडियस की जगह L कर देंगे और इसका आंसर आप मुझे खुद बताएंगे कि इस बार क्या आएगा VQ की टर्म्स में। और आंसर निकालने के बाद उसको आपको करना है कमेंट बॉक्स में पोस्ट और फिर चेक करते हैं कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक टुडे। आज के टॉपिक को तो हमने कंप्लीट कर लिया है। एक दो चीज़ें चलिए आपको और बता देते हैं लास्ट में। अगर यहाँ पर, वैसे वो नई चीज़ें नहीं है, लास्ट लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर मैं सेंस ऑफ रोटेशन को रिवर्स कर दूं, अभी तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ना, मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा दूं, क्या इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी? क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ पे कोई इफेक्ट आएगा? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो इतना ही होगा, हाँ पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। पोलैरिटी कैसे निकालेंगे लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो, पोलैरिटी निकालने के लिए आपको सोचना है यहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन, और अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, क्योंकि रोड तो ऐसे जा रही है ना एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इलेक्ट्रॉन अभी ऊपर जा रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है तो
इस पे लगने वाली फोर्स का डायरेक्शन ढूंढ लो। V क्रॉस बी, V ऊपर B अंदर, दिस इज V क्रॉस B। सीधे हाथ से V क्रॉस B का डायरेक्शन इधर आएगा, लेकिन ये तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स उधर लगेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन चल पड़ेगा इधर की ओर और सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। इफेक्टिवली इधर पॉजिटिव चार्ज होगा अभी इस डायग्राम में। बट अगर रोड का रोटेशन कर दिया जाए क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा पॉजिटिव एंड, ये हो जाएगा नेगेटिव एंड, या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर दें तो भी पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया था, उन चीज़ों को मत भूलिएगा, वो सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ भी लगेंगे। एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट द प्लेन ऑफ दिस सर्कल, जो ये रोटेशन मोशन कर रही है ना रोड, इस सर्कल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है, ये याद रखना। ओके, अगर इस रोड को आपने ऐसे ऐसे घुमाना है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है तो ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं और ये रोड ऐसे घूम गई अगर, तो फिर कुछ नहीं होने वाला, कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द लेक्चर टुडे, और नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा मोशनल ईएमएफ से ही रिलेटेड होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ मोशनल ईएमएफ, और वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कुछ आपको बताए जाएंगे। नाउ बिफोर लिविंग, माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज दिस के बच्चों, अगर थोड़ा भी बेनिफिट आपको फील होता है ना इन वीडियो क्लासेस को करने के बाद, तो इन वीडियो क्लासेस को आप लाइक भी ज़रूर करते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि वो भी इन वीडियो क्लासेस का पूरा फ़ायदा उठा सकें। और क्लास 12th का जो कंप्लीट फिजिक्स का सिलेबस हम करने वाले हैं बाय 31 दिसंबर, उसका बेनिफिट हम सब लोगों को हो और हमारे फिजिक्स के बोर्ड की प्रिपरेशन एक बहुत अच्छे लेवल पर ईजीली हो जाए। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर प्री बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अच्छे मार्क्स की कामना बनाकर रखिए। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय।